सड़क पर भी सुबह का वक्त था। सब लोग अपने अपने कामों में मशगूल जिंदगी बसर कर रहे थे। महल में बादशाह ने दरबार लगाया हुआ था, जहाँ पर हर शख्स को इजाज़त थी कि वो अपना मसला बादशाह के सामने बयान करे और दद्दू बादशाह के साथ मिलकर उसका हल निकाले। हमेशा की तरह दद्दू सबके मसले सुनते जाते और हल तजवीज़ करते। अचानक एक शख्स भागता हुआ महल में दाखिल हुआ। जब वो दरबार में पहुंचा तो पता चला कि वो दूध वाला था। दूध वाले की हड़बड़ाहट और परेशानी देखकर दद्दू ने फौरन पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दूध वाला बोला, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। दद्दू बोले, क्यों? ऐसा क्या हो गया कि तुम हर बात का जवाब ना में दे रहे हो? दूध वाला बोला, मैं अपनी गाय को रोज तालाब पर नहलाने के लिए लेकर जाता हूँ, लेकिन आज वहाँ पानी की जगह दलदल बनी हुई है जिसका मुझे पता नहीं था। और जैसे ही मेरी गाय पानी में गई, निकल नहीं पाई। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक वही गाय है जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। कुछ किया जाए कि मेरी गाय भी वहाँ से निकल आए और मज़ीद आगे किसी को कोई तकलीफ उठानी ना पड़े। दद्दू उसकी बात गौर से सुन रहे थे। उन्होंने फौरन बादशाह से मदद का मुतालबा किया कि कुछ सैनिकों को भेजकर गाय को निकाला जाए और मज़ीद तालाब के पास किसी को आने न दिया जाए। बादशाह ने फौरन अपने कुछ सैनिक दूध वाले के साथ रवाना कर दिए। थोड़ी ही देर बाद एक किसान भागता हुआ आया और फरियाद करने लगा कि मेरी हरी भरी फसल देखते देखते कूड़े के ढेर में बदल गई है। दद्दू ने जब वजह पूछी तो बोला, मैं कल अपने खेतों को पानी देकर निकला ही था, ये अजीब सी बदबू आने लग गई। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और घर वापस चला गया, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो गया। दद्दू अब गहरी सोच में पड़ गए कि जो हो रहा है बहुत अजीब है। अब ऐसे में इसकी मदद कैसे की जाए? दद्दू अभी सोच ही रहे थे कि बादशाह बोला, पहले तालाब के दलदल बनने का राज पता लगाया जाए, क्योंकि तालाब का कुछ पानी खेतों में डालने वाले पानी से भी जुड़ता है। जल्द ही कुछ सैनिकों को हकीकत का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। दद्दू ने सोचा क्यों न परी से मदद ली जाए। दद्दू फौरन से जंगल रवाना हो गए। जंगल पहुंचकर दद्दू ने परी को आवाज़ दी। परी ने दद्दू को परेशान देखा तो फौरन मदद के लिए पहुंच गई। परी बोली, क्या बात है दद्दू, सब ठीक नहीं लग रहा। आप इतने घबराए हुए कभी नजर नहीं आए। दद्दू ने अपनी परेशानी की वजह परी को बताई और उससे दलदल बनने की वजह पूछी। परी ने दद्दू को बताया कि कुछ दिन पहले नाग देवी और चंद्रमुखी की लड़ाई हो रही थी, जिसमें वो अपने सबसे खतरनाक जादू का इस्तेमाल कर रही थी। नाग देवी बचने के लिए तालाब में छुप जाती थी। ऐसा करने से वो चंद्रमुखी के जादू से तो बच जाती थी, लेकिन जिस शिद्दत के साथ चंद्रमुखी का वार चलता था, पानी में बहुत किस्म की तब्दीली होती थी, जिनमें से एक उसका दलदल में तब्दील हो जाना है। दद्दू ने परी से इसका हल मांगा तो परी ने कहा, अगर चंद्रमुखी उस तालाब का कुछ पानी पी ले तो उसका असर पानी में से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ
تو तालाब का पानी हर चीज के लिए तेजाब का काम करेगा। दद्दू ये सब सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने परी से चंद्रमुखी का ठिकाना पूछा। परी ने दद्दू को कुछ नसीहतें भी की। चंद्रमुखी बहुत चालाक है, उसकी किसी बात के मकरो टेब में ना आइएगा और ना ही उसे गांव वालों की परेशानी का बताइएगा, वरना वो बहुत खुश होगी और आपकी मदद कभी नहीं करेगी। दद्दू चंद्रमुखी के पास पहुँचे और उसे तालाब के पानी से अपना जादू हटाने की इल्तिजा की, जिस पर चंद्रमुखी हंसने लगी और बोली, अरे तुम क्या समझते हो कि मैं हार जाऊंगी? जादू हटाने से तालाब का पानी फिर से पानी में तब्दील हो जाएगा और नाग देवी जो उसमें फंसी हुई है बाहर निकल आएगी। जाओ यहाँ से, मैं किसी की मदद नहीं करूँगी। दद्दू खामोशी से वहाँ से निकले और फिर से परी के पास पहुँचे और उसे सारा माजरा कह सुनाया। परी ने कुछ तरकीब सोची और दद्दू के कान में बता दी। दद्दू वहाँ से निकलकर तालाब के किनारे पहुँचे और दलदल में फंसी नाग देवी को ढूंढने लगे। जल्द ही नाग देवी दलदल में फंसी हुई नजर आई। दद्दू ने फौरन एक डंडे की मदद से नाग देवी को बाहर निकाला। बाहर आते ही नाग देवी बहुत खुश हुई और हैरान भी कि ये मैं बाहर कैसे आ गई। दद्दू ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। अब नाग देवी गुस्से में लाल पीली होने लग गई और बोली, अच्छा तो उस चंद्रमुखी ने मुझे यहाँ फंसाया था, मैं अब उसको छोड़ूंगी नहीं। दद्दू को नाग देवी ने जान बचाने का शुक्रिया अदा किया। दद्दू से इनाम के बदले में क्या चाहिए पूछा। दद्दू बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस तालाब का पानी किसी तरह चंद्रमुखी को पिला। नाग देवी ने हाथ में कुछ पानी लिया और चंद्रमुखी की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने एक बूढ़ी औरत का भेष बदल लिया, हाथ में कुछ समोसे पकड़ लिए और कहने लगी, कोई है तो इस बुढ़िया से ये समोसे खरीद ले। चंद्रमुखी ने जब आवाज़ सुनी तो उससे रहा ना गया और उसने फिर से शरारत करने का सोचा। वो फौरन से बुढ़िया के पास पहुंची और बोली, अरे मुझे तो ये समोसे, मैं खाऊंगी। तुम भागो यहाँ से, वरना जादू से तुम्हें चूहा बना दूंगी। ये कहकर वो मज़े से समोसे खाने लग गई। पहला समोसा खाते ही चंद्रमुखी को मिर्चें लगने लगीं और वो पानी मांगने लग गई। बुढ़िया बनी नाग देवी ने चंद्रमुखी को तड़पता देख फौरन से पानी का प्याला आगे कर दिया और चंद्रमुखी ने सोचे समझे बगैर उस पानी को पी लिया। ये देखकर नाग देवी हंसी और अपने रूप में वापस आ गई। नाग देवी को असल रूप में देखकर चंद्रमुखी गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें उस दलदल में कैद कर दिया था और तुम मेरे पास भेष बदल के क्यों आई हो? चंद्रमुखी के इतने सवाल सुनकर नाग देवी हंसी और बोली, रुको, सब्र करो, तफसील से बताऊंगी। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ चंद्रमुखी नाग देवी पर फिर से वार करने का सोचती है। नाग देवी बोली, कहीं तुम फिर से मुझ पर कोई हमला तो नहीं करने वाली? भूल कर भी ऐसा ना करना, वरना जो बची कुची ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। नाग देवी की इस बात पर चंद्रमुखी तशवीश में पड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा मेरी बची कुची ताकत से? नाग देवी एक बार फिर हंसी और कहने लगी, तुमने जो जाल मेरे लिए बिछाया था तुम इसमें खुद ही फंस गई हो। मेरे लाए हुए तीखे समोसे खाने के बाद जो पानी तुमने पिया था उसी तालाब का था जिसमें तुमने मुझे कैद किया था। तुम्हारे उस जादू से मैं तो कैद हो गई, लेकिन जानती हो कितने लोग मुश्किल में पड़ गए? वो तो भला हो इंसानों का जिन्होंने मुझे कैद से रहाई दिलाई,
اور اب میں تمہارا بدلہ اتارنے کے قابل ہوئی۔ چندر مکھی نے جیسے ہی یہ سنا تو غصے میں بولی، تو تمہارا مطلب میری بچی کچی طاقت سے یہ تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بے وقوف کس کو کہوں، تمہیں یا ان انسانوں کو؟ ناگ دیوی بولی، بے وقوف وہ کیسے؟ چندر مکھی بولی، میری طاقت کم نہیں ہوئی بلکہ صرف وہ جادو ختم ہوا ہے جو اس تالاب پر تھا۔ انسانوں نے تمہیں رہائی دلا کر اپنا فائدہ تم سے نکلوایا اور تم بے وقوف بن گئی۔ دوسری طرف انہوں نے تمہیں آزاد کر کے میری دشمنی بھی مول لی اور جانے انجانے میں یہ بھی بھول گئے کہ کل کو تم بھی انہیں نقصان دے سکتی ہو۔ اب بتاؤ کس کو کہوں بے وقوف؟ یہ کہہ کر چندر مکھی ہنسی اور غائب ہو گئی۔ ناگ دیوی اب گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یہ انسانوں نے میرا استعمال کیا، میں اب انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری طرف تالاب سے جادو ہٹتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ تالاب کا پانی اب صاف تھا، تالاب میں پھنسی اب ہر چیز کو نکال لیا گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے خوش تھے۔ ددو نے بادشاہ کو جب سب ماجرے کی خبر دی تو بادشاہ نے ددو کی عقل کی تعریف کی کہ کیسے اس نے ناگ دیوی کے ذریعے چندر مکھی کا مقابلہ کیا۔ اگلے دن دربار میں آنے والے ہر شخص نے بادشاہ اور ددو کا شکریہ ادا کیا۔ محل میں ایک بوڑھی عورت اس سب ماجرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ ددو نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے لیکن کسی سے کچھ نہ کہا۔ رات کو سوتے وقت بھی ددو کے دماغ میں وہ بوڑھی عورت کا خیال آتا رہا۔ ددو نے سوچا صبح ہوتے ہی پری سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ صبح ہوئی تو ددو جنگل کی طرف نکل گئے اور جا کر پری کو ساری کہانی کہہ سنائی۔ ددو کی بات سننے کے بعد پری نے ددو کو بتایا کہ وہ ناگ دیوی تھی اور اسے سب کچھ پتہ لگ گیا ہے۔ اب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں پورے گاؤں پر ایک حفاظتی چکر لگا دوں گی تاکہ کوئی برا جادو اثر نہ کر سکے۔ ددو وہاں سے اطمینان سے نکل گئے اور گھر جا کر سو گئے۔ اب انہیں بے فکری تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔